दगड़ियों, सत्ता इतिहास लिखवाती भी है। और जब सत्ता इतिहास लिखवाती है तो उस इतिहास को दूर तक जिंदा रखने के सभी उपाय भी करती है। सत्ता लिखे गए इतिहासों को छुपाती भी है, दफन करने के भी प्रयास करती है और कोशिश करती है कि वे सारे इतिहास के पन्ने मिट जाएं जो पन्ने उसके लिए ठीक ठाक नहीं है। सत्ता द्वारा इतिहास लिखवाए जाने या फिर इतिहास के पुराने पन्नों को मिटाए जाने के बीच में इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो सत्ताओं के लाख न चाहने के बाद भी खुद ब खुद ऐसे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं जो फिर मिटाए नहीं मिटते हैं। 28 फरवरी 2026 के दिन इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के तेहरान शहर पर भारी बम वर्षा की और उस बम वर्षा में ईरान के धार्मिक नेता या यूं कहें कि शिया समाज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बना चुके धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खामनेई साहब की हत्या कर दी। दगड़ियों, जब 28 फरवरी की तारीख को दुनिया टटोलेगी तब दुनिया के चौंकने के लिए बहुत होगा कि 28 फरवरी से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 25 और 26 फरवरी 2026 के 2 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में मौजूद थे। वहाँ उनका भव्य स्वागत हो रहा था। स्वागत एक बाहरी परिदृश्य होता है और आज तक ना तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ना सरकार की ओर से, ना आरएसएस की ओर से यह खुलासा देश के सामने किया जा सका है कि मोदी जी 25 और 26 तारीख को इजराइल गए क्यों थे। लेकिन जब एक दिन के बाद इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से तेहरान में बम वर्षा की, तब विश्व की बहुत सारी घटनाएं जो 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक घटी थी, और यदि वे घटनाएं कहीं भी अली खामनेई साहब की हत्या या ईरान पर किए गए हमले से जुड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से 28 फरवरी के इतिहास की घटनाओं के साथ चस्पा हो चुकी हैं। उनको मिटाया नहीं जा सकता और दूर तक लोग शोध करेंगे, सवाल करेंगे। 8 फरवरी को जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया था, उस युद्ध में खामनेई साहब की हत्या के बाद जितना भी घटनाएं सामने आई या जितना भी लंबी लड़ाई चली, उस पूरी की पूरी लड़ाई में इजराइल और अमेरिका कदम कदम पर हारते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर जो हमले किए उससे ईरान में बहुत अधिक नुकसान हुआ है, बहुत अधिक नुकसान। और बीते रोज जो समझौता के बीच में हुआ है उसमें ट्रंप ने स्वीकारा है कि जो भी नुकसान ईरान का हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। और प्रायः होता है कि जो भी युद्ध हारता है वह जीते हुए देश के नुकसान की भरपाई करता है। यह युद्धों के इतिहास में लिखा जाता है। दगड़ियों, बहुत नुकसान ईरान का हुआ, लेबनान का हुआ, गाजा पट्टी जिसको कहते हैं उस पर फेंके गए बमों से हुआ। ये छुपाया नहीं जा सकता, इतिहास में दर्ज है। लेकिन लाख छुपाने की नेतन्याहू की कोशिश के बाद भी हर घटना सार्वजनिक होती रही कि ईरान ने इजराइल को अंदर तक कितना अधिक नुकसान पहुंचाया है। इतिहास लिखा जा चुका है कि 2-4-6 घंटे, 2-4 दिन नहीं बल्कि महीनों तक इजराइल
सुरंगों में छुपा रहा है। यह ईरानी मिसाइलों का ही डर था या ईरानी मिसाइलों की ही ताकत थी। इस युद्ध में अमेरिका कूटनीति पर हर कदम पर फेल हुआ और ईरान हर कदम पर अपनी कूटनीति पर सफल होता हुआ दिखाई दिया। शिया और सुन्नी यदि अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन तमाम शक्तियों के लिए चिंता का कारण था जो शियाओं और सुन्नियों के बीच में दरार के साथ मुस्लिम समाज को दो हिस्सों में बांटने पर आमादा रहते हैं। खैर दगड़ियों, कल जो समझौता ईरान और अमेरिका के बीच या यूँ कहें ट्रंप और ईरान के बीच हुआ है वह चौंकाने वाला है। भारत का मीडिया उस समझौते को बिंदुवार आप तक नहीं परोसेगा क्योंकि हर बिंदु में अमेरिका समझौता करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, एक निश्चित समय के लिए ईरान हॉर्मुज को खोलेगा, लेकिन हॉर्मुज को खोलने का मतलब यह नहीं है कि उनका जो एकाधिकार का प्रस्ताव है उसको अमेरिका ने ठुकरा दिया हो। नहीं, ईरान खोलेगा का मतलब ईरान खोलेगा यानी हॉर्मुज पर जो स्वामित्व होगा वो ईरान का होगा, तभी तो ईरान खोलेगा। ये समझौते में है। जितना भी नुकसान ईरान में अमेरिका ने किया है उसकी भरपाई तो अमेरिका करेगा ही करेगा, लेकिन पूर्व में विभिन्न कदमों पर ईरान का जो बहुत अधिक पैसा अमेरिका ने सीज किया हुआ है वह लौट आएगा। ये समझौते में है। और इस पूरे समझौते में जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है, विमर्श है, वह यह कि अमेरिका और इजराइल के बीच में एक दरार भी बनी है। अब इजराइल बौखलाहट की स्थिति में जो भी कदम उठाएगा वो समझौते के खिलाफ जाएगा और यदि इजराइल द्वारा उठाए गए कदम समझौते के खिलाफ जाते हैं तो अमेरिका को चुप रहना होगा ईरानी जवाबों को लेकर। और इजराइल भी इस बात को समझता होगा कि यदि ईरान अपनी पर आ जाए और उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई दबाव ना बचे तो वह इजराइल की वह हालत बनाएगा जो शायद ना तो नेतन्याहू ने कभी उम्मीद की होगी ना यहूदियों ने ही सोचा होगा। खैर दगड़ियों, इजराइल अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से ईरान को समाप्त कर देने की जो कोशिश की गई थी उस कोशिश में ईरान जीता है, अमेरिका हारा है, इजराइल हारा है। इस घटना के बाद एक चीज पूरी दुनिया में गई। आपने देखा होगा ना कि नगरों में, गांवों में, प्रदेशों में कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं जो भय की सत्ता पर जिंदा होते हैं। वे कोशिश करते हैं कि उनका भय उनकी गली में बना रहे, उनके मोहल्ले में, उनके नगर में बना रहे। कभी कभी लड़ाई मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं ताकि लोगों में एक डर बना रहे। ऐसे गुंडा एलिमेंटों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के रूप में मौजूद हों या फिर गली मोहल्लों में गुंडों के रूप में मौजूद हों, इनको एक संदेश ईरान ने दिया है कि सिर्फ एक आदमी जिसके अंदर आदमी जिंदा हो, जिसके अंदर ईमान जिंदा हो, अपने स्वाभिमान के प्रति सम्मान जिंदा हो, वह अगर तन के खड़ा हो जाए तो गुंडे थर थर कांपने लगते हैं और उनकी सल्तनतें भर भरा कर गिर जाती हैं, जैसे दुनिया के दो बड़े गुंडों की हालत अभी अभी ईरान ने की है। दो गुंडों की ही नहीं की है, इन गुंडों के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, इतिहास में जो दर्ज हो गए हैं, उनको भी ईरान ने इशारा कर दिया है औकात में रहना, नहीं तो सबको ज़मीन में मिला दिया जाएगा। खैर, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी गई ईरान की इस लड़ाई में साम्राज्यवाद हारा है और ईरान जीता है। फिर मिलता हूँ।